नमस्कार। तकनीकी विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज समझते हैं इलेक्ट्रिक लाइटिंग इंडस्ट्री में जो इनोवेशन हुए हैं उसके इतिहास के बारे में, और शुरुआत करेंगे एडिशन के तापदीप्त तंतु वाले बल्ब से और पहुंचेंगे मॉडर्न एलईडी तक। शुरू करते हैं हमारी ये यात्रा। कृत्रिम प्रकाश के इतिहास को संक्षेप में इन चित्रों में समझाया गया है। अग्नि में ताप के साथ रोशनी देने की क्षमता है, ये बात पुरातन समय से हमें मालूम थी, लेकिन ईस्वी 1800 में मिस्र के लोगों ने मोम की बत्तियों का, वैक्स कैंडल्स का इस्तेमाल एक सुविधाजनक, सुरक्षित, कम ताप पर रोशनी देने वाली व्यवस्था के रूप में किया। और थोड़े ही समय में विलियम मुर्डॉक ने तेल से चलने वाले तेल को गैस बनाकर रोशनी पैदा करने वाले लालटेन का प्रयोग हमें बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी की खोज के साथ ही बिजली से प्रकाश बनाने की व्यवस्थाओं पर अनेक लोगों ने शुरुआती प्रयोग किए और सबसे बेहतरीन परिणाम थॉमस अल्फा एडिशन ने तंतु तापदीप्त लैंप, इनकंडेंस लैंप बनाकर हमें दिया, जिसमें शुरू में कार्बन का तंतु और बाद में टंगस्टन का तंतु इस्तेमाल किया गया। और निर्वात और इनर्ट गैस के सराउंडिंग्स में तंतु को गर्म करके हमने पहली बार रोशनी का आधुनिक रूप पाया। बाद में विद्युत विसर्जन से प्रतिदीप्ति नलिकाएं 1934 में टीजी इनमैन ने आविष्कार कर दी और इन्हीं का एक छोटा कॉम्पैक्ट रूप सीएफएल के रूप में आधुनिक समय में हैमर ने 1976 में हमें उपलब्ध करा दिया। और सबसे आधुनिकतम जो लाइट एमिटिंग डायोड की लाइट्स हैं वो हमें 2006 में जो वर्तमान स्वरूप है उस स्वरूप तक ले आई है। दृश्य प्रकाश जिसकी मदद से हम मनुष्यों में दृष्टि का बोध होता है, वो एक विशाल विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा सा अंश है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में सबसे अधिक ऊर्जा आवृत्ति या सबसे कम तरंग दैर्ध्य की जो अंतरिक्ष तरंगें या गामा विकिरण है, वहीं दूसरी तरफ बहुत अधिक तरंग दैर्ध्य या बहुत कम आवृत्ति और ऊर्जा की रेडियो तरंगें हैं। दृश्य प्रकाश के एक तरफ पराबैंगनी क्षेत्र है और दूसरी तरफ अवरक्त क्षेत्र है, और ये लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी होता हुआ हमारा दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम का एक सिरा लाल रंग के साथ लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम, जहां एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर एक्सरे विकिरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि है। इन लाल तरंगों की जो आवृत्ति का मान है वो 4×10⁻14 हर्ट्ज, या ऊर्जा को अगर हम ईवी में नापें तो 1.5 ईवी है। इनसे कम ऊर्जा या आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं इन्हें हम अवरक्त विकिरण कहते हैं, और ये अवरक्त विकिरण अधिक तरंग दैर्ध्य के विकिरण है। वहीं जो बीच का हमारा पीला हरा प्रकाश क्षेत्र है मध्यमवर्ती, उसकी तरंग दैर्ध्य 5000 और 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच की है, और ये आवृत्ति में 10⁻14 गुणा 6 गुना है, और ऊर्जा मान इनका 2.5 ईवी याद करने में आसान बन जाता है। वहीं जो दृश्य एहसास की जो समाप्ति है वो यहाँ नीले और बैंगनी रंग के क्षेत्र में 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग दैर्ध्य या 8×10⁻14 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्तियों पे 3.5 ईवी से ज्यादा ऊर्जा के जब विकिरण फोटोन होते हैं तो दृश्य प्रभाव पराबैंगनी क्षेत्र में समाप्त प्राय हो जाता है। अगर समान मात्रा के प्रकाश के साथ अलग अलग रंगों में एक सामान्य मनुष्य के द्वारा जो दृश्य प्रभाव की सुगढ़ाईता है उसकी अगर तुलना की जाए तो हम पाते हैं कि 5600 एंगस्ट्रॉम के साथ जो पीला हरा प्रकाश है वो सबसे ज्यादा दृश्य एहसास देता है। वहीं सीमांत लाल या बैंगनी विकिरणों के साथ दृश्य एहसास कम हो जाते हैं, और लाल से परे अवरक्त में और बैंगनी से परे पराबैंगनी में दृश्य एहसास नगण्य मान के रह जाते हैं। 1801 में वोल्टा ने वोल्टेइक सेल की मदद से जिंक और कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड में रखते हुए परिपथों में विद्युत धारा के संचालन को प्रदर्शित किया, और उसके तत्काल बाद 1802 में उसी वोल्टेइक सेल के दो सिरे यहाँ 2 कार्बन के टुकड़ों के बीच में हल्का अंतराल रख के जब जोड़े गए तो यहाँ विद्युत विसर्जन से कार्बन के टुकड़े चमक उठे, और हेम्फ्री डेवी ने पहला विद्युत से रोशनी पैदा करने का व्यवस्था की खोज कर दी। इस तरह के प्रकाश स्रोतों का परिष्कृत रूप कार्बन आर्क लैंप कहलाए, लेकिन कार्बन आर्क लैंप का जो लाइट आउटपुट है वो काफी कम है, अनियमित प्रकृति का है, और इस पर नियंत्रण भी संभव नहीं है, इसलिए इन विद्युत प्रकाश स्रोतों का अधिक उपयोग नहीं रहा। लेकिन सीमित मात्रा में कार्बन आर्क लैंपों का इस्तेमाल
इस्तेमाल ताप की उत्पत्ति और सिनेमा प्रोजेक्टरों में होता रहा। विद्युत से रोशनी पैदा करने के अन्वेषणों और आविष्कारों में सबसे बड़ा नाम थॉमस अल्वा एडिसन का है, जिन्होंने हजारों प्रयोग के बाद कार्बन के फिलामेंट या स्ट्रिप्ड कॉइल के रूप में तप्त तंतु लैंप इनकंडेंस लैंप की खोज की और उन्होंने कार्बन का एक बंबू फिलामेंट रूप डिजाइन किया जो लंबे समय तक रोशनी दे सकता है। कार्बन तंतु लैंप में कार्बन डिपोजिशन से प्रकाश रोशनी समय के साथ कम हो जाती है, इनकी जिंदगी भी ज्यादा नहीं है, तो कार्बन तंतु को हमने टंगस्टन के तंतु में नए आविष्कारों के साथ बदल दिया। हालांकि 1880 में एडिसन ने भी जान लिया था कि टंगस्टन तंतु लैंप के फिलामेंट के लिए ज्यादा बेहतरीन चॉइस है, लेकिन उस जमाने में तंतु के तार खींचने की व्यवस्था नहीं होने के कारण एडिसन टंगस्टन फिलामेंट के बल्ब को नहीं बना पाया। लेकिन अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है GEC, उसने 1906 में टंगस्टन के पतले तंतुओं को इस्तेमाल करके एक ज्यादा बेहतर, अधिक प्रकाश उत्सर्जन करने वाला, लंबी उम्र वाला लैंप हमें दे दिया, जिस लैंप ने 100 से अधिक साल के समय काल में मानव सभ्यता को विद्युत ऊर्जा से रोशनी प्रदान की। और अब इसे हम अपने अंतिम सेवा काल में देख रहे हैं। सभी धातुओं में कार्बन के बाद टंगस्टन का सबसे अधिक गलनांक है। आधुनिक तकनीक से टंगस्टन के पतले फिलामेंट भी पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन टंगस्टन गर्म होने पे तुरंत ऑक्सीजन के प्रभाव में ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें बल्ब में शुरुआती दौर पे निर्वात के साथ तंतुओं का इस्तेमाल किया। तंतु का ताप अधिक रहे, इसके लिए उसकी सतह के क्षेत्रफल को कम रखने के लिए तंतु का जो कुंडलन किया गया, उस कुंडलनों को दोबारा कुंडलित और कुंडलित करके ट्रिपल कॉइल, कॉइल्ड कॉइल्ड कॉइल तरह के फिलामेंट बनाए गए, ताकि वो ऊष्मा का उत्सर्जन कम करें और अपने ताप में वृद्धि अधिक करें। अधिक ताप पे तंतु का जो उत्सर्जन है, उसमें जो अधिकांश अवरक्त विकिरण होते हैं, उसमें दृश्य विकिरणों का अंश बढ़ने लगता है। गर्म तंतु निर्वात में वाष्पित ज्यादा होता है, उसकी उम्र बरकरार रहे, इस हेतु हमने ग्लास के इस एनक्लोजर में नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसी उदासीन गैसों को भरा ताकि टंगस्टन का वाष्पन कम हो। और अब इन दिनों हम 40 वॉट या कम जो शक्ति के तंतु लैंप होते हैं, उन्हें निर्वात के साथ, ताकि हमारा कन्वेक्शन या संवहन से उष्मा हानि कम रहे, और उच्च शक्तियों और ज्यादा प्रकाश के तंतु लैंप को हम निष्क्रिय गैसों के वातावरण में इस्तेमाल करते हैं, ताकि तंतु का वाष्पन कम हो और लैंप की लाइफ अधिक रहे। टंगस्टन तंतु का ताप बढ़ाने से कुल विकिरणों में दृश्य विकिरणों के अंश को बढ़ाया जा सकता है। 100 वाट का कुशल टंगस्टन फिलामेंट जब 2500 केल्विन या उच्च ताप पे काम करता है, तो वो कुल विकिरणों में 10 से 12% दृश्य विकिरण रखता है, और वो प्रति एकांक वॉट शक्ति के साथ लगभग 15 ल्यूमन का आउटपुट देता है। कम शक्ति क्षमता के फिलामेंट तंतु लैंप कम ताप पर काम करते हैं और कम प्रकाश उत्सर्जन की दक्षता रखते हैं। उच्च ताप पर टंगस्टन के वाष्पन होने से लैंप की दक्षता घटती है और नष्ट होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो अनुसंधान ने 1950 के आसपास ज्यादा ताप सहने वाले क्वार्ट्ज ग्लास के एनक्लोजर डेवलप किए और हेलोजन के लाइट बल्ब्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसमें हम टंगस्टन के फिलामेंट को हेलोन गैसों के, जो कि फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कोई एक हो सकती है, उसके वातावरण में इस्तेमाल किया। गर्म स्थितियों में तंतु जब वाष्पित होकर वातावरण में आता है तो टंगस्टन के हैलाइड्स बन जाते हैं। वही हैलाइड ठंडे होकर वापस तंतु पे टंगस्टन को पुनः जनन कर देते हैं। इस तरह से टंगस्टन का वाष्पीकरण रोका गया। हमने तंतु को उच्च ताप पर इस्तेमाल किया, जिससे प्रकाश उत्सर्जन की दक्षता में 1.5 गुना जितनी वृद्धि हो गई, और इस तरह के लैंप स्रोतों की जो जीवन काल है वो भी सापेक्षता 1200 घंटे के बजाय 2 से 3000 घंटे प्राप्त हो गया। दोनों तप्त तंतु लैंप और हेलोजन लैंप की संरचना सरल और किफायती है, इनका प्रयोग और नियंत्रण आसान है, लेकिन दोनों का जीवन काल सीमित है और दोनों की प्रकाश उत्सर्जन की ऊर्जा दक्षता, प्रकाश की मात्रा को ल्यूमन में और विद्युत शक्ति को वॉट में नापें तो प्रति वॉट जो ल्यूमन उत्सर्जन का मान है वो तंतु लैंपों में अधिकतम 15-20 ल्यूमन पर वॉट और हेलोजन लैंपों में 20 से 30 ल्यूमन पर वॉट प्राप्त हुआ। तो अधिक ऊर्जा कुशल प्रकाश स्रोतों की खोज भी समांतर रूप से जारी रही। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही जर्मन के वैज्ञानिक हेनरिक गैसलर और जूलियस प्लुकर ने फ्लोरोसेंट नलिकाओं के जो प्रकाश स्रोत हैं, जो
वस्तुतः किसी प्रकार के गैस में विसर्जन के लैंप हैं, उनकी खोज कर दी। हैविट ने उच्च ताप सहने वाली क्वार्ट्ज की नलिका में उच्च दाब पे मरकरी के साथ हल्की मात्रा में ऑर्गन भरकर विद्युत विसर्जन के साथ जब धारा का प्रवाह किया तो हमें अभिलाक्षणिक नीले और हरे रंग का प्रकाश इस हाई प्रेशर के मरकरी वेपर लैंप ने दिया। इसमें दोनों जो मुख्य इलेक्ट्रोड हैं इन पर हमने टंगस्टन के ऊपर स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की कोटिंग की है ताकि ये गर्म होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करें। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आर्गन को आयनित करके विसर्जन की शुरुआत करते हैं और विसर्जन की ऊष्मा से मरकरी वाष्पित होती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से आयनित होती है। शुरुआत में नजदीक में जो शुरुआती इलेक्ट्रोड मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ रखा था उनके बीच में विभवांतर से विसर्जन की शुरुआत होती है। ऑर्गन से शुरू हुआ विसर्जन जल्द ही मरकरी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जब इस वातावरण में पर्याप्त मात्रा में मरकरी की वाष्प आयनित हो जाती है तो धारा प्रवाह दोनों मुख्य इलेक्ट्रोडों के बीच में अधिक मात्रा में होने लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ जो हमने करंट लिमिटिंग उच्च मान का रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया था वो इस परिपथ में धारा के प्रवाह को कम कर देता है। विसर्जन के दौरान इलेक्ट्रॉन मरकरी की वाष्प के अणुओं से जब टक्कर करते हैं तो मरकरी में कक्षीय इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन हो जाता है और वो उच्च ऊर्जा स्तरों पर पहुंच जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन जब दोबारा निम्न ऊर्जा स्तरों पर संक्रमण करते हैं तो दोनों स्तरों पर जो ऊर्जा का अंतर है वो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में बाहर प्राप्त हो जाता है। अगर मरकरी का दाब कम हो तो सभी विकिरण पराबैंगनी प्रकाश कोटि के होंगे, लेकिन अगर मरकरी को हम 1.5 से 5 गुना वायुमंडलीय दाब पर इस्तेमाल करें, हाई प्रेशर पर मरकरी में विसर्जन किया जाए तो हम अभिलाक्षणिक नीले रंग का प्रकाश जिसमें दृश्य एहसास है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस बाह्य बल्ब के गोले पर अगर हम इट्रियम वैनडेट फॉस्फोर की कोटिंग कर देंगे तो वो विसर्जन से पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करेगा और फॉस्फोर मटेरियल अपने स्वयं के इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करके जब उच्च ऊर्जा स्तर पर ले जाएगा तो वही उत्तेजित कक्षीय इलेक्ट्रॉन नीचे कम ऊर्जा के कक्षों में जब संक्रमण करेंगे तो वो दृश्य प्रकाश उत्पन्न करेंगे और हम अधिक ऊर्जा दक्षता के साथ नीली आभा लिया हुआ दृश्य प्रकाश इस तरह के हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप से प्राप्त कर रहे हैं। मरकरी वेपर लैंप में शुरुआती विसर्जन ऑर्गन गैस में मुख्य इलेक्ट्रोड और नजदीक के शुरुआती इलेक्ट्रोडों के साथ होता है। इस विसर्जन से प्राप्त ऊष्मा और इलेक्ट्रॉनों से माध्यम की मरकरी वाष्पित और आयनित होती है और बाद में धारा प्रवाह दोनों मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ परिपथ में होने लगता है। विद्युत विसर्जन में एक ऋणात्मक प्रतिरोध अभिलक्षण होता है, अर्थात परिपथ में अगर धारा का मान बढ़ता है तो माध्यम में आयनों की मात्रा बढ़ने से चालकता बढ़ती है और वो धारा को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए इन इलेक्ट्रोडों को नष्ट कर सकती है। तो परिपथ में धारा नियंत्रण के लिए हम एक चौक कुंडली का इस्तेमाल करते हैं। चौक कुंडली की उपस्थिति के कारण इस परिपथ में प्रेरणिक प्रभाव होने से धारा विभव से कला में पीछे रहने लगती है। इससे परिपथ के शक्ति गुणांक कम हो जाते हैं और हमारी विद्युत आपूर्तियों में समान कार्यशील धारा के लिए कुल धारा का मान बढ़ जाता है। परिपथ में विभव पात और धारा प्रवाह से क्षतियां बढ़ती है। ऐसी स्थिति में शक्ति गुणांक सुधार के लिए आपूर्ति के ठीक समांतर में हम संधारित्रों का इस्तेमाल भी इस तरह के विसर्जन लैंपों में करते हैं। इस तरह का विसर्जन लैंप भारी मात्रा में पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करता है। इसका आकार बड़ा है, साथ में चौक भी उच्च मान की इस्तेमाल करनी होती है, तो इनके प्रकाश उत्सर्जन की दक्षता अधिक होने का भी उपयोग छोटे घरेलू इस्तेमाल में नहीं हो सका और सड़कों और चौराहों पर रोशनी के लिए आज भी हम मरकरी वेपर लैंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इन दिनों एलईडी लैंपों से प्रतिस्थापित भी हो रहे हैं। गैसों में विद्युत विसर्जन पर आधारित जो फ्लोरोसेंट लैंप हैं उनमें जब हम नियोन, मरकरी, सोडियम या जिनोन गैस में विद्युत विसर्जन की धारा का प्रवाह करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गैस अणुओं से टक्कर के दौरान कक्षीय इलेक्ट्रॉनों में उत्तेजन से उच्च ऊर्जा स्तरों पर संक्रमण होता है। जब उच्च ऊर्जा स्तरों में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के नीचे के ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करते हैं तो दोनों ऊर्जा स्तरों में जो अंतर है वो पदार्थ के अभिलक्षण के अनुसार अभिलाक्षणिक पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जहां नियोन और सोडियम में उत्सर्जन दृश्य कोटि का है, मरकरी में ये विसर्जन पराबैंगनी कोटि का था और पराबैंगनी विकिरणों को फॉस्फर पदार्थों की मदद से हम द्वितीयक उत्सर्जन में
में जो दृश्य विकिरण प्राप्त करते हैं उससे दृश्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इस तरह के विसर्जन प्रकाश स्रोतों में सोडियम को जब नियोन गैस के साथ मिलाकर एक विसर्जन नलिका में हम प्रयोग करते हैं तो हमें अभिलाक्षणिक 5600 एंगस्ट्रॉम का पीला प्रकाश प्राप्त होता है, जिसमें दृश्यता का एहसास सर्वाधिक होने के कारण विशाल मैदानों और बड़ी सड़कों पर उच्च मान के रोशनी के लिए सोडियम के वेपर लैंप का हम इस्तेमाल करते हैं। एक ट्रांसफार्मर की मदद से जो उच्च वोल्टेज दो इलेक्ट्रोडों के बीच में एक लंबी यू नलिका में शुरुआत में नियोन गैस के बीच में विसर्जन शुरू करती है और गुलाबी लालिमा के साथ विसर्जन से सोडियम जब वाष्पित और आयनित होता है तो हमारा विसर्जन की धारा नियोन की बजाय सोडियम के आयनों और अणुओं के साथ होने लगती है। सोडियम में जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन नीचे के कक्षकों में संक्रमण करते हैं तो अभिलक्षणिक पीला प्रकाश का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन की धारा अधिक होने पर जो विद्युत विसर्जन में ऋणात्मक प्रतिरोध गुण है, जो उच्च धारा पे प्रतिरोध को घटाकर धारा को अनियंत्रित रूप से बढ़ा सकता है, उसे सीमित रखने के लिए सोडियम लैंप में विशेष ट्रांसफार्मरों का इस्तेमाल किया जाता है जो उच्च धारा पे अधिक क्षरण फ्लक्स की विभवपात के कारण इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को कम कर देते हैं और विसर्जन की धारा सीमित रहती है। सोडियम वेपर लैंप में सोडियम को वाष्पित बनाए रखने के लिए, ताप को मेंटेन करने के लिए बाहर एक डबल ग्लास जैकेट का आवरण हम रखते हैं जिसके बीच में निर्वात अंदर के ताप को सुरक्षित उच्च बनाए रखता है। जब हम सोडियम वेपर लैंप का इस्तेमाल करते हैं तो इसे लैंप की फिटिंग में क्षैतिज अवस्था में रखते हैं ताकि सोडियम बहुत तेजी से पूरी यू नलिका में फैल जाए। वहीं जब हम मरकरी वेपर लैंप का इस्तेमाल करते हैं तो मेन और स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड को नीचे रखते हुए इसे ऊर्ध्वाधर प्लेस करते हैं ताकि नीचे का मरकरी वेपराइज होकर पूरे वातावरण में जल्दी से फैल जाए। दोनों हमारे सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप अधिक दक्षता के साथ प्रकाश उत्सर्जन पैदा करते हैं। इनकी ऊर्जा दक्षता 60 से 100 लूमन पर वॉट तक प्राप्त होती है, लेकिन इनमें सूर्य के प्रकाश की भांति सभी रंगों के प्रकाश विकिरण एक साथ उपलब्ध नहीं होते, इसलिए इनमें रंगों को आभास देने का एहसास कम होता है। इसीलिए दोनों मरकरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप का हम इंडोर एप्लीकेशंस में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आउटडोर खुले स्थानों और रोड्स पर दोनों लैंपों का हम इस्तेमाल करते हैं। मरकरी वेपर लैंप में फॉस्फर कोटिंग से हल्का दृश्य प्रकाश जैसा प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है, तो उन्हें हम चौराहों पर जहां क्रॉसिंग्स होती हैं वहां इस्तेमाल करते हैं। सोडियम के जो लैंप हैं उन्हें हम इस प्रकार की रोड क्रॉसिंग्स पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारी इसी अन्वेषण की यात्रा में घरेलू प्रकाश स्रोत के रूप में ऊर्जा दक्ष फ्लोरोसेंट ट्यूब, उसमें जो सूक्ष्म रूप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट CFL और जो आधुनिक LED है, उन सभी के बारे में इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो में हम जानकारी प्रदान कर रहे हैं। उम्मीद है विद्युत धारा से जो प्रकाश उत्पन्न करने का हमारा आविष्कारों का इतिहास है वो आपको रुचिकर लगा होगा। इस वीडियो को देखने और सराहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।